आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़, जिसमें हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होने वाले हैं। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारे टॉप 10 ऑफ द डे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हु रिसेंटली लॉन्च्ड द जल शक्ति हैकाथॉन 2025 एंड भारत वाटर इनोवेशन नेटवर्क यानी कि विन पोर्टल इन न्यू दिल्ली। यानी कि हाल ही में नई दिल्ली में जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत जल नवाचार नेटवर्क विन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं, यानी कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है जल शक्ति के, वो हैं सी आर पाटिल। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आर पाटिल। और इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण की बात यहाँ पर की गई है। जल संरक्षण के लिए ये योजना जो है वो शुरू की गई है। और इसमें जो भी विनिंग आइडियाज़ होंगे उन्हें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हैं उसको बनाने के लिए, उसको रियल लाइफ में बनाने के लिए उनको 1 लाख रुपए तक का ग्रांट जो है वो दिया जाएगा। 1 लाख रुपए जो है वो उनको दिए जाएंगे। और साथ में ये भारत विन पोर्टल का जो है वो भी शुभारंभ किया गया है। ये जो विन पोर्टल है, विन की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, वाटर इनोवेशन नेटवर्क। ठीक है, ये जो वाटर इनोवेशन नेटवर्क है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जल शक्ति हैकाथॉन न्यू दिल्ली में किसने लॉन्च की है, तो वो सी आर पाटिल ने लॉन्च की है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टील कटिंग सेरेमनी फॉर इंडियाज फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग वॉज हेल्ड इन विच पोर्ट। यानी कि भारत के पहले ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग के लिए, ग्रीन टग क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, स्टील कटिंग समारोह किस बंदरगाह पर आयोजित किया गया है। तो ये जो स्टील कटिंग समारोह है ये हमारे कांडला के ऊपर, यानी कि दीनदयाल पोर्ट जो है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला पर जो है ये लॉन्च किया गया है, आयोजित किया गया है। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये टग क्या होता है। ये जो टग होता है ये वो छोटी शिप होती हैं जो बड़े जहाज़ को, बड़ा जो जहाज़ होगा उसको पानी में उतारने के लिए यूज़ की जाती है। पानी में उतारने के लिए जो है वो इनका यूज़ किया जाता है, धक्का लगाने के लिए, टो करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और अब सरकार जो है इसको पूरी तरीके से ग्रीन, ग्रीन का मतलब पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक करने की बात कर रही है कि भाई हम इसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक करेंगे, उससे क्या होगा, पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। पोल्यूशन कम करने के लिए, पोल्यूशन को डाउन करने के लिए ये किया जा रहा है। और ये एक प्रोग्राम है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, याद रखना, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी कि GTTP। इस प्रोग्राम का ये एक हिस्सा है। GTTP जो है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसका हिस्सा है। और 2030 तक, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई 2030 तक का सरकार का जो टारगेट है वो टारगेट क्या है कि ऐसे 50 टग जो है वो बनाने हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कितने ग्रीन टग्स जो हैं वो बनाने का टारगेट सरकार ने लिया है 2030 तक। तो 2030 तक सरकार को 50 ग्रीन टग्स जो हैं वो डेवलप करने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Which international organization has upgraded India's GDP forecast, India's GDP forecast, growth forecast for fiscal year 25-26 to 7.2%। यानी कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी। अब एडीबी ने जो है वो हमारी ग्रोथ की जो परसेंटेज पहले बताई थी, यानी कि पहले अर्लियर जो ग्रोथ की परसेंटेज बताई थी वो परसेंटेज थी 6.5%, 6.5% जो है इन्होंने प्रिडिक्ट की थी। लेकिन अब इसके बढ़ा करके कितना कर दिया इन्होंने, अब कर दिया है 7.2%। तो इन्होंने कहा है कि भाई भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बढ़ने वाली है। अब इसका रीज़न क्या दिया है इन्होंने, तो इसका रीज़न इन्होंने दिया है कि भाई इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक सेकेंड, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पाद का जो क्षेत्र है, और दूसरा हमारा एक सर्विस सेक्टर,
सर्विस यानी कि सेवा क्षेत्र जो है, ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो उत्पादन का क्षेत्र है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। तो उसको देखते हुए इन्होंने क्या किया है कि अपने फोरकास्ट को बढ़ा दिया है, यानी कि अपना जो अनुमान लगाया था इन्होंने, वो इन्होंने बढ़ा करके कितना कर दिया है, 7.2% कर दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि ये जो एडीबी है, इस एडीबी का जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, मनाली नहीं करना, मनीला, फिलीपींस के अंदर। मनीला फिलीपींस के अंदर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और भारत जो था वो इसका फाउंडिंग मेंबर था, यानी कि जब इसको शुरू किया गया तो तब से भारत इसका सदस्य है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। According to the new RBI norms, what is the limit for carrying Indian currency notes of denominations above 100 rupees per person to नेपाल एंड भूटान? यानी कि नए आरबीआई मानदंडों के अनुसार नेपाल और भूटान तक प्रति व्यक्ति 100 रुपए से अधिक मूल्य वर्ग के भारतीय मुद्रा नोट ले जाने की सीमा क्या है? अब देखिए, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर आप भारतीय मुद्रा को नेपाल या भूटान ले जाना चाहते हो, ठीक है, और उसमें वो जो नोट है वो 100 रुपये या उससे ज़्यादा का है, तब आप कितना मैक्सिमम डिनोमिनेशन ले जा सकते हो। यहाँ पर 100 रुपये से कम के नोट के लिए कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ बात किसकी की गई है, यहाँ पर बात की गई है 100 रुपये से अधिक के नोट की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिनोमिनेशन तय किया गया ये है 25,000 रुपये। यानी कि आप अगर 100 रुपये से अधिक के नोट में इंडियन करेंसी को नेपाल या भूटान ले जाना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं, मैक्सिमम ले जा सकते हैं आप 25,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप छोटे नोट में, यानी कि आप 10 रुपये के नोट में या फिर आप 20 रुपये के नोट में या फिर आप 50 रुपये के नोट में अगर डिनोमिनेशन ले जाना चाहते हैं तो वो कितना होगा, वो अनलिमिटेड है, आप कितना भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 100 से बड़े, यानी कि जो हमारा 200 रुपये का नोट है या हमारा जो 500 रुपये का नोट है, तो उसमें आप मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं, उसमें आप मैक्सिमम 25,000 रुपये तक ही ले जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई ने ये अपना रूल रिवाइज किया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Which country has become the first in the world to enforce a ban on social media for children under the age of 16? यानी कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो देखिए, बहुत टाइम से इसकी चर्चा चल रही थी और अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बैन लगा दिया है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया और दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट लॉ पास किया है। अब 16 साल से छोटे बच्चों के लिए जो भी टिकटॉक या इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया, स्नैपचैट वगैरह जो है, वो अब वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो यूज़ करना इलीगल होगा। और देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इन्होंने कहा है कि भाई अगर बच्चे जो है वो इसका यूज़ करते हुए मिलते हैं तो उसमें बच्चों की भी गलती नहीं मानी जाएगी और उनके पेरेंट्स की भी गलती नहीं मानी जाएगी। तो गलती किसकी मानी जाएगी, गलती मानी जाएगी सोशल मीडिया कंपनीज़ की। और अगर उन्होंने बिना वेरीफाई किए बच्चों का अकाउंट बनाया तो उनके ऊपर भारी जो है वो फाइन्स लगाए जाएंगे, ठीक है। और ये ऐसा किया क्यों इन्होंने, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि क्या इंडिया में भी ऐसा कानून बन जाना चाहिए। और हमें आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, वहाँ पर आपको इसका जो है वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब चलते हैं कि भाई यूनेस्को रिसेंटली इंक्लूडेड विच इंडियन फेस्टिवल इन इट्स रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? यानी कि यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय त्यौहार को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो ये देखिए दोस्तों, हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे एक बहुत ही बड़े त्यौहार को जो है वो यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। और वो त्यौहार है हमारा सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली। यानी कि दिवाली जो है, दीपावली जो है, उसको यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की जो लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया है। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भाई यूनेस्को ने हमारा ऐसा कोई त्यौहार जो है उसको शामिल किया है। इससे पहले दुर्गा पूजा को, दुर्गा पूजा को 2021 में इन्होंने शामिल किया था और गरबा को 2023 में, गरबा को 2023 के अंदर इन्होंने शामिल किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये पहले शामिल हो चुके हैं, तो एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं करना है कि भाई सबसे लेटेस्ट जो शामिल किया गया है वो किसे किया गया है, दीपावली को किया गया है, ठीक है। तो अब हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the name of the first academia linked deep tech VC fund launched by IIT Bombay SINE?
आईआईटी बॉम्बे के साइन द्वारा लॉन्च किए गए पहले अकादमिक लिंक डीप टेक वीसी फंड का नाम क्या है? तो ये एक वेंचर कैपिटल फंड है, वीसी फंड, और इसका नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है, वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड। वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड जो है वो इसका नाम रखा गया है। जनरली कॉलेजेस सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं, पर आईआईटी बॉम्बे ने अपना खुद का एक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है और उसका नाम रखा है वाई पॉइंट। इसका टोटल कॉर्पस जो यानी कि फंड का जो साइज़ है वो कितना है? इसके फंड का साइज़ है 250 करोड़ रुपए, यानी कि इसका जो फंड होगा वो 250 करोड़ होगा। और ये पैसा उन स्टार्टअप्स में लगाया जाएगा जो डीप टेक में काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई, ठीक है। अभी जो ज़माना है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर या एआई के ऊपर या डिफेंस के ऊपर अगर कोई काम करता है तो इन अगर डीप टेक के अंदर काम करेगा कोई, तो उसके लिए पैसा यूज़ किया जाएगा। और इंडिया का पहला ऐसा फंड है जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने शुरू किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आईआईटी बॉम्बे ने शुरू किया है और इसका नाम क्या है? वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। तो फटाफट से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who clinched the 2025 Formula One World Drivers Championship ending Max Verstappen's reign? मैक्स वर्स्टेपन के शासन को समाप्त करते हुए 2025 फार्मूला वन वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो देखिए, मैक्स वर्स्टेपन जो है वो बहुत ही उम्दा प्लेयर है F1 रेसिंग के, लेकिन अभी इनको पछाड़ करके, इनको पीछे करके एक व्यक्ति है जिनका नाम है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस जो हैं, इन्होंने ये चैंपियनशिप जीत ली है। तो फार्मूला वन में पिछले 4 साल से मैक्स वर्स्टेपन का राज था, लेकिन 2025 में मैकलेरन के ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने उन्हें हरा दिया है। उन्होंने ये टाइटल जो है वो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, एक कॉन्टेस्ट होता है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, और ये जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स है ये जीत करके अपने नाम किया है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये F1 रेसिंग जो है ये फार्मूला वन रेसिंग होती है और इसको लैंडो नॉरिस ने अभी जो है वो जीता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ड्राइवर्स चैंपियनशिप किसने जीती है? लैंडो नॉरिस ने जीती है, ठीक है। तो अब हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which department issued the mandate for SIM binding for apps like WhatsApp and Google Pay for curb fraud? यानी कि धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए व्हाट्सएप और गूगल पे जैसे ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग का शासन आदेश किस विभाग ने जारी किया है? तो सिम बाइंडिंग का जो ये शासन आदेश जो है ये जारी किया है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, यानी डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि दूर संचार विभाग जो है उसने ये जारी किया है। और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने ये नया ऑर्डर दिया है कि भाई सिम बाइंडिंग करनी होगी। इसका मतलब क्या है कि व्हाट्सएप या गूगल पे अब सिर्फ उसी फ़ोन में चलेगा जिसमें वो सिम कार्ड एक्चुअली लगा हुआ है। यानी कि पहले जो लोग थे वो सिम कार्ड हटा करके दूसरे फ़ोन में किसी और नंबर से व्हाट्सएप चालू कर लेते थे या गूगल पे वगैरह चालू कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अब आप सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आपकी वो सिम जो है वो उसी फ़ोन में होगी जिसमें आपको व्हाट्सएप या गूगल पे चलाना है। और अगर आपने सिम निकाल दी तो आप जो है वो ये जो ऐप हैं ये काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसे स्कैमर्स दूसरे फ़ोन पर आपका अकाउंट जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो आपको ध्यान रखना है किसने लागू किया है? सिम बाइंडिंग जो है वो लागू किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, ठीक है। अब फटाफट से हमारा आज का जो आखिरी क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं कि भाई इंटरनेशनल माउंटेन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? यानी कि जो हमारा पर्वत दिवस है वो हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 11 दिसंबर को हम इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाते हैं। इसका पर्पज़ है पहाड़ों के कंजर्वेशन और वहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ को जो है वो इम्प्रूव करना। और इसका जो थीम है इस बार 2025 में जो इसका थीम रखा गया है वो रखा गया है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म फॉर कम्युनिटी रेजिलियंस। सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म फॉर कम्युनिटी रेजिलियंस, ठीक है। तो ये हमारा इस 2025 के माउंटेन डे का थीम है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 ऑफ द डे, और ऐसे ही हम डेली आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर से संबंधित लेके आते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए यानी कि जो हमारी PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GK विद रक्षित पर मिल जाएगी। इसके लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और हम आपके साथ बने रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।